आज जो हमें चीज़ पढ़नी है उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। असल में हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिक्स यानी ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे। असल में म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इसको अगर हम रिवाइज करें तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी कि एक कॉइल के अंदर जब करंट चेंज हो तो दूसरी कॉइल जो कि उसके साथ पड़ी हो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है। इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ा था कि इसका असल में ताल्लुक फैराडे लॉ से है, जो कि ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो तो उसकी वजह से ईएमएफ पैदा होती है किसी भी कॉइल के अंदर। ईएमएफ क्या है? करंट पैदा करने की वजह। तो आप कह लो कि यहाँ पर भी कुछ यही हो रहा है कि इधर आपके पास जो कॉइल है इसके अंदर करंट हो रहा है और करंट की वजह से जब भी किसी एक तार कंडक्टर एक कॉइल से करंट पास होता है तो फिर होता यह है कि उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ाहिर है करंट तब्दील होगा, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी तो वो तब्दील होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, जो कि फैराडे लॉ ने हमें बताया था। अभी फिलहाल इसकी मजीद डिटेल में जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसमें नहीं जाएंगे, हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे अब अगर आएँ। अब इसको डिटेल से करते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाने से पहले हमने ये जो पहली कॉइल है जिसके अंदर करंट तब्दील हम करवा रहे हैं, यानी जिसके अंदर हम बैटरी लगा के, बैटरी तो नहीं सॉरी एसी करंट जिसके जो कि बेसिकली तब्दील होता है वक्त के लिहाज से करंट, वो उसकी बात कर रहे हैं जिसको हम डिटेल से देखते हैं। इस कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल कहा था, जबकि जिसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रही है उसको सेकेंडरी कॉइल कहा था। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाने से पहले जो ईएमएफ पैदा हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की जाने से पहले हम जरा एनिमेशन में देखते हैं और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें वही दो कॉइल्स हैं। यहाँ पर एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स क्या होता है? जिसमें जो चार्जेस हैं उनकी पोलैरिटी तब्दील होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो तो कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे। वो असल में पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी तब्दील होने वाले करंट को एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो वो तब्दील होता है वक्त के लिहाज से। तो यहाँ पर आप अगर देखो, यहाँ इस कॉइल के अंदर चूंकि करंट तब्दील हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रही है। अब जितना तेजी के साथ करंट तब्दील होगा उतनी तेजी के साथ इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी। इस बात को अगर हम इस तरह देखें कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो तब्दील हुआ करंट है वो हमने काफी वो किया हुआ है ना, ज्यादा तेज किया हुआ है, मतलब तेजी के साथ करंट तब्दील हो रहा है। अगर मैं इसको स्लो कर लूं तो अगर आप अब देखो तो अब स्लो करने से करंट तब्दील हो रहा है, जिसको मैं अगर बढ़ा दूं थोड़ा, करंट तब्दील हो रहा है। लेकिन मसला क्या है कि वो इतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा। तो इतनी तेजी के साथ देखें बल्ब जो है उतना आसानी से रोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब जितना तेजी के साथ आप बल्ब को बढ़ा करंट को चेंज करोगे उतना फिर तेजी के साथ जो बल्ब है या आप कह लो उसके अंदर जो ईएमएफ है, इस कॉइल के अंदर करंट है, वो फिर ज्यादा तेजी के साथ पैदा होगी ईएमएफ सॉरी। इसी बात को मद्देनजर देखते हुए अगर मैं कहूँ जो ईएमएफ पैदा हो रहा है इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जिसको मैं अभी बताता हूँ, वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो करंट होता है तब्दील किसके अंदर? इस प्राइमरी कॉइल के अंदर, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ? डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। जिसमें लेबलिंग की जाए तो ये डेल्टा बेसिकली चेंज को बताया जाता है कि तब्दील होना, किस चीज़ का तब्दील होना, करंट का किस किस से लिहाज से, टाइम के तब्दील होने के लिहाज से। जबकि आई जैसे मैंने बताया कि वो क्या है, आपके पास करंट है तो इसको हम आई लेबल कर लेते हैं। आगे चलते हैं तो ये एप्सिलॉन है, ई ई टाइप होता है, इसको पढ़ते एप्सिलॉन है। बेसिकली आपके पास ईएमएफ है जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जैसे मैंने बताया कि करंट पैदा करने की वजह, या एक बैटरी या एक किसी सोर्स, करंट पैदा करने वाला जो सोर्स होता है जो करंट देता है, उसके पास जो एक ताकत होती है करंट पैदा करने की, उसको ईएमएफ कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो टी है वो बेसिकली क्या है? टाइम है, जो कि हमने देखा टाइम के लिहाज से तब्दील होना करंट का। अब ना सिर्फ ये सब कुछ आता है बल्कि साथ एक नेगेटिव भी आता है। अब नेगेटिव साइन जो है वो हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है लेंज़ेस लॉ के बारे में। मतलब क्या? जिसको मैंने लिखा है नेगेटिव साइन टेल अस अबाउट द लेंज़ेस लॉ, अबाउट द यहाँ पे आना चाहिए, जिसको मैंने लिख भी दिया। अब असल में लेंज़ेस लॉ क्या है, इसको मैं अगर इसी उस पे बताऊं तो लेंज़ेस लॉ, जिसको चले रिवाइज करा लेते हैं। हमने लेंज़ेस लॉ इस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, लेंज़ेस लॉ वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने ये कहा था, या आप कह लें वो जो स्टेटमेंट दी थी लेंज़ेस लॉ की, तो वो ये थी कि हमने कहा कि कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है किस वजह से? मैग्नेट को
मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होने की वजह से, उसकी वेरिंग चेंज होने की वजह से। अब तो ये जो कॉइल के अंदर असल में करंट पैदा हो रहा है, तो इस करंट के अंदर भी तो जाहिर है आपके पास करंट के गुजरने की वजह से ये कॉइल भी एक मैग्नेट बन जाती है। तो असल में लेंजेस ने ये कहा था अपने लॉ के अंदर, उसने ये कहा था कि जो कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होती है, ये कुछ ऐसे होती है कि जो इसकी वजह है उसको ये अपोज करे। यानी अगर ये मैग्नेट करीब लाने से इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रही है, तो ये जो कॉइल है इसके अंदर कुछ ऐसे करंट पास होगा कि इसके करीब आने को वो रोकेगा। यही चीज इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है। तो जो लेंजेस ने ये कहा था कि जितना अब ये जो कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये कुछ ऐसे ईएमएफ पैदा होगा जो कि इस करंट की तब्दील होने को अपोज करेगा, यानी वो नहीं चाहेगा कि इसके अंदर करंट तब्दील हो। तो ये बेसिकली आप कह लें कि लेंजेस ने अपने लॉ के अंदर बताया था, जिसमें यहाँ पे जेड नहीं एस आता है। आगे चलते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दिया है। इक्वालिटी में जब ये इक्वेशन जाएगी तो एक कांस्टेंट आता है, माइनस तो आ गया लेकिन एक साथ कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आता है कैपिटल एम। अब वो एम क्या है इस पे बात करते हैं, पहले जरा इक्वेशन को प्रॉपर लिख लें। तो बाकी क्या चीज आ गई, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये जो एम है, ये जो कैपिटल एम है, ये इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पे लेबल भी क्या कर देते हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली हमें बताता है कॉइल के बारे में। ये जो कॉइल है यानी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है। अब अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल पे बात करें कि प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल से हमारा मतलब क्या, तो यहाँ पे जो कॉयल है जो कि आपको एक सर्कुलर और सिलेंड्रिकल लग रही है, तो बेसिकली क्या है कि कॉयल की शेप क्या है, ये तो इस तरह है, रेक्टेंगुलर भी तो हो सकती है, हमने पढ़ी है कॉयल। कॉयल बेसिकली क्या होती है, एक तार को अगर आप गोल लपेट दो तो गोल तो लपेटना, आप रेक्टेंगुलर की तरह भी लपेट दो। तो बेसिकली ये जो एम है ये हमें शेप ऑफ द कॉयल के बारे में, एक जो एक प्रॉपर्टी है उसकी कॉयल की, उसके बारे में बताता है, या उस पे डिपेंड करता है, सॉरी, मतलब उसकी शेप क्या होगी उस लिहाज से ये एम यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ इस कॉइल और इस कॉइल की जो पोजीशन है उस पे ऊपर भी बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन, जिसको हम दोनों के लिहाज से जो रिलेटिव पोजीशन है दोनों की, उस पे भी ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उससे भी ये तब्दील हो सकता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये इस करंट, जो कॉइल है इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है उसके ऊपर ये नहीं डिपेंड करता, ये कांस्टेंट है। ये बस कॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कि कॉइल की शेप क्या है, साइज क्या, साइज तो नहीं बल्कि शेप और रिलेटिव पोजीशन जैसे मैंने बताया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम निकाल भी सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए, मतलब अगर मैं कहूं ये कॉइल है इसके लिए आप एम की वैल्यू निकालो, तो वो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें पता है कि ये एम इधर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम रिवाइज कर लें, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया था, एक फार्मूला डिराइव किया था उस ईएमएफ के लिए जो कि फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि आपके पास फ्लक्स चेंज होने से पैदा होता है ईएमएफ। तो बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे कि कॉइल के अंदर आपके पास एक कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो असल में फ्लक्स चेंज होता है। तो वो फैराडे ने भी बेसिक फार्मूला जो कि फ्लक्स चेंज टाइम के लिहाज से होता है, तो उसके लिए जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू निकाली थी, उसको भी सामने रख लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख के ले आया हूँ, जिसमें ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बेसिकली जब ये कॉइल से करंट पास हो रहा है तो इसके ये मैग्नेट बन रहा है और मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। तो वो लाइंस जब दूसरे कॉइल से किसी एरिया से पास होती हैं तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये लाइंस देखें जिनको मैं अगर बनाऊँ तो ये इस एरिया, इस कॉइल के एरिया से गुजर रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजरती हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं एरिया से। तो उसको बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूले में देखें कि वो फ्लक्स टाइम के लिहाज से तब्दील होता है, तो आपने देखा कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले अगर करंट ज़्यादा था तो लाइंस जो थी वो 4 थी, करंट कम हुआ तो लाइंस 2 हो गई, तो फ्लक्स चेंज हुआ टाइम के लिहाज से तो ईएमएफ पैदा हो गया। तो ये बेसिकली फैराडे लॉ का ही प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन का भी जो है वो भी फैराडे लॉ ही है, जो कि हमने पहले वीडियो के अंदर भी देखा था। अब यहाँ पे जो फार्मूला है
इसमें आपको अगर नजर आ रहा है तो ये एन आ रहा है, तो ये बेसिकली एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है जो कॉइल की जिसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक पूरा एक गोल, ये एक टर्न होगी, तो इस तरह दो है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू 2 होगी इसके लिए। तो जिसके अंदर पैदा होता है ईएमएफ उसकी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। अब ये भी ईएमएफ है जो कि फैराडे लॉ के मुताबिक है, तो ये भी बेसिकली फैराडे लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ही है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हैं। तो अगर इन ये जो ईएमएफ है ये भी ईएमएफ है, इन दोनों को कंपेयर अगर हम करें, और उसके लिए मैं इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि माइनस यहाँ पे लिखूं और ये जो चेंज इन है इसको मैं कैसे लिखूं कि डेल ओवर डेल टी, तो मैंने लिख दिया, जो एम है वो अंदर ले जाता हूँ जस्ट फॉर कंपैरिजन। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी आगे समझ आएगी कब, जब मैं इस इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखना लिख लूँगा। देखें अगर आप, तो ये डेल और ये डेल ओवर डेल टी जो है ये आ गया, जबकि नेगेटिव साइन इधर भी आ गया, और बकाया जो फाई है वो अंदर में ले लेता हूँ, रख लेता हूँ, और ये एन जो है वो ये आपके पास ये रहा। तो अब अगर आप इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो अगर आपके पास बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है, कैसे, जिसको इस कंपैरिजन करते हुए मैंने इसको थोड़ा साफ करके लिख लिया, अब ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप देखें तो ये डेल ओवर डेल टी इधर भी है, डेल ओवर डेल टी इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, एप्सिलॉन इधर भी है, एप्सिलॉन इधर भी, ईएमएफ एक चीज़, अगर ये दोनों ज़ाहिर है बराबर हैं ईएमएफ जैसे कंपेयर हम कर रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ है जिसको अगर मैं वाइड से गोल दायरा इसका बनाऊं, ये वाली जो चीज़ है ये असल में बराबर होगी किसके, इसके। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को इक्वल या कंपेयर करूं तो यहाँ पर भी ये और ये सेम है, ये डेल ओवर डेल टी भी है, माइनस और माइनस भी हैं। हाँ अलबत्ता ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी मैं कंपैरिजन के बाद ये कह सकता हूँ क्या भला कि एम आई जो है ये बराबर है किसके, एन फाई के। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये जाहिर है मैंने किस बेसिस के ऊपर लिखा या कैसे लिखा। अगर मैं इसको पहली इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन करूं तो मैंने कहूं बल्कि, तो इसको मैंने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करने से मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख ली। अब ये एम क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन था, इसको हम तलाश करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर आ जाएगा, एक फिक्स कॉइल के लिए, एक जो हमें गिवन हो कॉइल उसके लिए, तो एन फाइव ऊपर, जबकि नीचे क्या आ जाएगा, करंट। तो ये रहा आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। यानी हम म्यूचुअल इंडक्शन की एक कॉइल जो गिवन कॉइल होगी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एन फाइव ओवर आई के बराबर, जो कि है इन तीनों की वैल्यू अगर पता हो तो हम म्यूचुअल इंडक्शन से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इस फार्मूला के हरगिज मतलब नहीं है कि हाँ ये म्यूचुअल इंडक्शन इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये जस्ट वैल्यू निकालने के लिए एक कॉइल की फिक्स आई के लिए, कोई भी आई हो, कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, फिक्स फ्लक्स के लिए जो उससे गुजर रहा है, उसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बात करें तो वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। एम को मैं इधर ही रहने दूं, ये वाली चीज़ तो ले जाऊं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ नीचे, जबकि ये पूरी चीज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके अगर मैं इसको डिवाइड करा लूँ, जो कि ये हो जाएगा आपके पास। इस इक्वल टू को थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाहिर है नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, एम आ गया। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है वो, अगर हम ईएमएफ की बात करें तो उसका वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल वी हम लिखते हैं, जबकि जो आई है उसका एम्पेयर होता है, जबकि नीचे टाइम है जिसका सेकंड होता है यूनिट, जिसको अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे एम्पेयर आ गया, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जो कि बराबर होता है हेनरी के। हेनरी जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जबकि इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे स्मॉल एच इस वजह से लिखा है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, और साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जब यूनिट रखा जाए तो उसका फुल लिखते हुए उसका पहला लेटर स्मॉल लिखते हैं, जबकि सिंबल उसका कैपिटल होता है। अब वन हेनरी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, यानी ए वन हेनरी का क्या मतलब है, अगर वन हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इसका मतलब यह है कि जब एक कॉयल में से जो कि प्राइमरी कॉयल हो उससे 1 एम्पेयर पर सेकेंड, जिसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि पर सेकेंड, यानी 1 एम्पेयर पर सेकेंड एक जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर करंट तब्दील हो, तो उस वजह से अगर आपके पास 1 वोल्ट की ईएमएफ पैदा हो जाए सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो मैं उसे कहूँगा कि तब हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल की वो कितनी है, 1 हेनरी।
लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट के जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रही है इसको स्पेसिफिकली कहते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। क्यों भला? क्योंकि जब हम फैराडे लॉ पढ़ रहे थे और ये फार्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया था, तो उसके बाद एंड पे हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इसको मतलब जो ईएमएफ पैदा हो रही है कॉइल के अंदर, उसे इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं, जिसकी दो टाइप्स थी। जिसमें स्टैटिकली कौन सी थी? जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो तब्दील हो रही हो और कॉइल जो हो अपनी जगह पर रेस्ट पर हो, मूव ना करे। तो यहाँ पर भी यही है कि आपके पास कॉयल जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। कैसे चेंज कर रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट लगाकर। इस वजह से इस इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या कह रहे थे, इस कह सकते हैं या कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो आज हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में मजीद एक लेक्चर देखा और इसका फार्मूला वगैरह डिराइव किया।